मत करना। नहीं, मैं नहीं दे रहा। उन्होंने बात देख ली थी कि 1914 से 19 दैट इज वर्ल्ड वार 1 हुआ, और इसके बाद 1918 तक हुआ। 1918 में क्या हुआ कि अलाइड पावर जीत गई, क्या वन अलाइड पावर जीत गई। और 1918 में और क्या हुआ, दैट इज 1918 के नवंबर 1918 वाइमर रिपब्लिक केम इन पावर, नाम से ही पता चल रहा है रिपब्लिक है। केम इन पावर इन जर्मनी, और इसी ने 1919 में साइन, तो वाइमर रिपब्लिक signed a treaty with allied powers, इसमें सहयोगी शक्तियों से जो मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ एक ट्रीटी साइन की। इतना तो कल हम लोगों ने देख लिया था कि इसने ट्रीटी साइन की। और 1923 में निखिल क्या हुआ था, निखिल 1923 हाँ जो जर्मनी था उसने छोड़ देना, मतलब जो भी पैसे थे वो देना खत्म हो गए। दैट इज गोल्ड स्टॉक ऑफ जर्मनी, ठीक है, वॉज एम्प्टी एंड हाइपर इन्फ्लेशन अकर्ड, हाइपर इन्फ्लेशन अकर्ड। And USA supported Germany, किसके लिए सपोर्ट किया, फॉर बेल आउट पैकेज, फॉर बेल आउट पैकेज। 1929 से 30 में अदिति क्या हुआ, That is Great Depression, महामंदी। In USA, so the share market या सेंसेक्स, जो शेयर मार्केट ऑफ वॉल स्ट्रीट जो कि वॉशिंगटन में है, वो डाउन हो गई, वॉज डाउन टू अर्थ। तो दैट इज वैल्यू ऑफ डॉलर डिक्लाइन, डॉलर की कीमत ही खत्म हो गई वर्ल्ड में। वैल्यू ऑफ डॉलर, आपको ये बात मालूम है कि इससे पहले अमेरिका कहता था $1 लाओ 1 ग्राम सोना ले जाओ, और उसके बाद इसने बोला चाहे जितनी डॉलर हम एक भी सोना नहीं देंगे। अब दुनिया वाले बिल्कुल किसी देश को पता ही नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक माइंड में थे कि अब करें क्या, इतना डॉलर हर एक देश में है और अमेरिका सोना नहीं दे रहा है, उस वो तो डॉलर मिट्टी हो गया सबका। लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, हम लोग आपस में डॉलर में ही व्यापार कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वर्ल्ड वाइड करेंसी इसलिए लोगों ने डॉलर अपनाया क्योंकि अमेरिका सोना दे रहा था। लेकिन अमेरिका ने बोला हम सोना नहीं देंगे किसी को, जिसके पास जो डॉलर है, ये एक धोखेबाजी थी। फिर उसके बाद लेकिन फिर भी डॉलर में व्यापार होता रहा। अब अमेरिका जितना भी मर्जी डॉलर छाप ले और जिससे जो चाहे खरीद ले, इसीलिए अमेरिका नंबर 1 पे। भाई उसको कुछ करना ही नहीं, उसको करेंसी छापनी, तो डॉलर नंबर 1 पे। वैल्यू ऑफ डॉलर डिक्लाइन एंड अमेरिका स्टॉप हेल्पिंग जर्मनी। चलो 1918 के बाद लिखा है 1980 में, ये ना नवंबर 1980। सर इसके आगे अलाइड पावर 1 नहीं, वो वाइमर रिपब्लिक आ गया।
अब इसके बाद फिर क्या हुआ, यूएसए स्टॉप हेल्पिंग जर्मनी। यहाँ तक तो कहानी आपको समझ में आ गई, डिटेल से हमने बता दी, कल तक बता दी कि अब यूएसए जर्मनी को सपोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि रिसेशन आ चुका था। इसी समय जो एट दैट टाइम 1930 में क्या स्थिति थी जर्मनी, द कंडीशन ऑफ जर्मनी, देखो कंडीशन ऑफ जर्मनी 24 से 29 तक बहुत इंप्रूव हुई, लेकिन 30 आते आते फिर डाउन हो गई। सो कंडीशन ऑफ जर्मनी इंप्रूव्ड, किसके किसके बीच बोलो, बिटवीन 19, जब उसने उसको सपोर्ट किया कि भाई हम तुम्हें मदद करेंगे 23 में, तब उठने लगी, एक ही साल में उठ गई। बिटवीन 1924 से 1929 में इम्प्रूव हुई एंड अगेन फेल डाउन, अगेन बिकम क्रिटिकल, बिकेम क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल हो गई। इन 1930 40% ऑफ, 40% लोगों ने क्या किया, दे लॉस्ट देयर जॉब, 40% ऑफ वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब। कॉस्ट ऑफ जो बेसिक थिंग्स हैं या सब्सिस्टेंस थिंग्स हैं, आधारभूत चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। सो कॉस्ट ऑफ बेसिक थिंग्स डबल, तो उसकी कीमत डबल हो गई। ओके, नाउ दैट इज कॉस्ट ऑफ बेसिक थिंग्स। लोग होमलेस हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, और जर्मनी में ये क्राइसिस आ गया। ओके, देयर वाज डीप एंजाइटी एंड फियर इन पीपल, लोगों में डर था कि अब आगे क्या होगा, चिंता थी। देयर वाज, क्योंकि अब यूएसए मदद नहीं कर रहा था ना, अचानक फिर वो उसी स्थिति में पहुंच गए। 6 साल तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो देयर वाज डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब हताशा थी लोगों में, डिस्पेयर इन पीपल। तो ऐसे में अब उनकी कौन मदद करेगा ना, तो अब देखिए Nazism and rise of Hitler, Sun-like studies। अब कितने को पहले देखो, रिकंसाइल कब से कब तक रहा, 1919 से 1933। 1933 में हिटलर आएगा, हिटलर का उदय होगा। क्यों? क्योंकि अब स्थितियां बन रही हैं। 1930 में वहाँ वो क्या, अमेरिका में महामंदी आई, अमेरिका ने जर्मनी का सपोर्ट देना बंद किया, जर्मनी के 40% लोगों की नौकरी चली गई, लोग बेरोजगार हो गए, बेघरबार हो गए, स्थिति 30 तक बनी। तो क्या अब इसके बाद, क्योंकि चुनाव तो होने थे, तो अगले चुनाव में 29 में हिटलर की पार्टी को 2.5% वोट मिले, और 33 में उसको 33% वोट मिल गया, सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन गई। 625 लोगों की ये सभा, उसमें सबसे बड़ी पार्टी किसकी बन गई, हिटलर की। हिटलर आ गया सत्ता में। चलो, इतनी बात समझ आई। वाइमर रिपब्लिक के बारे में एक और बात कही गई है, ये रीच स्टैग, वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उसकी बिल्डिंग, जैसे हमारे यहाँ संसद होती है, तो वहाँ पे उसकी पार्टी का क्या नाम था बताओ, उस बिल्डिंग का राइक स्टैग बोला जाता। तो राइक स्टैग वहाँ की संसद का नाम था। और वहाँ की जो रिपब्लिक थी, जैसे यहाँ पर एक संसद है, पार्लियामेंट, लेकिन अगर कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस, बीजेपी आ गई तो बीजेपी, ऐसे ही वहाँ वाइमर रिपब्लिक आ गई। वाइमर रिपब्लिक एक डेमोक्रेट। ठीक, तो ये तो अच्छी बात थी ना, बट जर्मन नवंबर मंथ में साइन हुआ, तो इस वजह से वाइमर रिपब्लिक के लोगों को क्या बोला जाता था, कभी भी डेमोक्रेट्स
या इन रास्ते में इनको कोई कैथोलिक मिल जाते थे जो बहुत अमीर लोग होते थे, तो कहते थे यही नवंबर क्रिमिनल है। अमीर लोगों ने ही तो रिपब्लिक बनाई थी। कौन लोग होते थे? जो थर्ड स्टेट के सबसे रिच लोग होते थे वही तो जाते थे। नेशनल असेंबली में ही देख लो कौन गए थे, जो थर्ड स्टेट के सबसे। तो ऐसे भी यहाँ भी जो रिच रहे होंगे। तो अल्टीमेटली वहाँ रिच कौन थे? जो कंजर्वेटिव से, वही तो राजा लोगों के साथ थे। तो उनको क्या बोला जाता था? नवंबर क्रिमिनल। लैंड में ही वो जगह रूल थी। तो आपको ये बताया ना 15 साल तक फ्रांस उसकी राइनलैंड पे कब्जा कर सकता है। तो उसने काम शुरू कर दिया, बोला अब तो हमारे हाथ में 23 आते आते उसने इस्टेब्लिश कर दी, बोला अब ये सब कोयला हम निकालेंगे। अब जब वहाँ कब्जा हो जाएगा किसी जगह तो क्या होगा बोलो? फ्रांस को तो ये अधिकार मिल ही गया था कि 15 साल तक वहाँ वो कब्जा करे ज़मीन का, तो उसने कब्जा कर लिया और इनका गोल्ड खत्म है। और वहाँ से वो लोहा कोयला निकाल नहीं सकता तो क्या करेगा? कि वर्ल्ड वार वन में जर्मनी क्यों आ रहा? क्योंकि लास्ट में यूएसए आ गया था। यूएसए बहुत पर्याप्त उसने तरक्की कर ली थी, उसके साइंटिस्ट भी सबसे बड़े बड़े थे। इवन यूएसए ने 8 देशों के बड़े बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा है। उसमें हमारे देश के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा भी थे। उनका एयरक्राफ्ट प्लेन क्रैश करवाया इंदिरा गांधी के हाथ। बोला इनको मारो नहीं तो तुम न्यूक्लियर पावर बन जाओगे, तो तुम हमसे ज़्यादा रिच हो जाओगे। और अगले ही दिन वो मर गए। उन्हीं के नाम पे हमारे देश में 7 भाभा रिसर्च सेंटर BARC, जिसको बाद में अब्दुल कलाम ने चलाया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। वरना हम सबसे पहले पावर थे। ईरान के साइंटिस्ट को मारा। जो जहाँ भी उसे लगता है कि कोई भी परमाणु के वो कर रहा है जिससे सबको मरवा। तो न्यूक्लियर एनर्जी भी सबसे पहले इंडिया ने ढूंढी थी। तो आप समझो होमी जहांगीर भाभा की पहले यहाँ के ही लीडर से क्या कहते हैं, बोला अगर तुम्हें सत्ता में रहना तो हत्या करो। तो आपने देखा कि यूएसए ने जर्मनी की मदद की। क्यों मदद की? कि अगर एक बार वो मदद कर देगा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि नहीं 23 में किसने मदद की? यूएसए ने। कि एक बार वो मदद कर देगा कि आओ भाई हम तुम हमसे कर्ज लो, तुम हमारे से कर्ज लोगे तो तुम हमारे नीचे आ जाओगे। हम तुमको इतना कर्ज देंगे, हमारे पास तो डॉलर छापने की मशीन है, तुम कभी लौटा ही नहीं पाओगे। और तुम लौटा नहीं पाओगे हमेशा। हम सारे यूरोपीय देश इस समय अमेरिका के कहने पर चलते हैं। सिर्फ एक आंख दिखा देता है। नाटो कंट्री बना लिया, उसका लीडर वही है जो मर्जी 39 कंट्री से करवा रहा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में 39 कंट्रीज को गुलाम बना कर। इसी से बचने के लिए नॉन अलाइड मूवमेंट, एक तरफ अमेरिका था एक तरफ रशिया था। इंदिरा गांधी ने हाथ जोड़ लिया, बोले ना हम तुम्हारी तरफ ना तुम्हारी तरफ। क्यों? क्योंकि आधे आधे देशों को भी गुटबंदी कर रहे थे पूरे विश्व में। टोटल 190 कंट्रीज थे। इंदिरा गांधी ने 104 देशों को लिया पूरे विश्व को और बोला कि गुट निरपेक्ष संगठन, एक अलग संगठन बनाया। बोला हम ये 104 देश ना अमेरिका की तरफ ना इनकी तरफ ना रूस की तरफ। इन दोनों के बीच वर्ल्ड वार चला था ना, कोल्ड वार। तो इंदिरा गांधी ने समझदारी की। इस वजह से इस नहीं तो हमारी भी इंडिपेंडेंट नीति ना होती। वाई अवर फॉरेन पॉलिसी इज इंडिपेंडेंट? बिकॉज वी हैव शोन दैट इज अंडरस्टैंडिंग। हमने एक अच्छा कदम लिया। नहीं तो हम भी अमेरिका के कहने पे चलते, रूस के कहने पे चलते तो अमेरिका हमें मारता है। हमारे दोनों से अच्छे संबंध। तो बात क्या है बताइए कि यूएसए ने जर्मनी की कैसे मदद की? निष्ठा गोल्ड देंगे, ठीक है। फिर कब तक मदद की? अच्छा बता, इतना तो सही बता दिया। 1930 में क्या हुआ? दैट इज महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? ठीक है। यूएसए ने जर्मनी की मदद करने के लिए डाबलिस। यूएसए में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन क्यों आया? जस्टिन सर वॉर ख़त्म हो गई थी, इसलिए जो वहाँ की जो फैक्ट्रीज थी वो अपना सामान बेच नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उनका इकोनॉमी थी वो बहुत डाउन गिर गई, जिसकी वजह से वहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन आ गया। सही बात है, क्योंकि इन सभी लड़ने वाले देशों को सप्लायर कौन था? यूएसए। लेकिन युद्ध के ख़त्म होने के बाद वो सब सप्लाई रुक गई थी। और अभी तुमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि यूरोप जो लोन देते थे अब उनकी खरीदने की या परचेजिंग पावर ख़त्म हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में जो यूएसए का सामान था वो बिक ही नहीं रहा था। और जब बिक नहीं रहा था तो यूएसए की सभी कंपनियां बंद हो गई।
कंपनियों के बंद होने से लोगों ने अपने पैसे मार्केट से खींच लिए, और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जब व्यापार नहीं होगा तो बैंक भी बंद हो गया, क्योंकि बैंक की भी इनकम तभी है जब लोगों की इनकम है, जब लोन दे। तो फिर लोगों ने बैंक के भी पैसे वापस कर दिए, सारे बैंक बंद हो गए, एंड दिस इज नोन एज ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का जस्मिता क्या प्रभाव पड़ा? जर्मनी को उसने पैसा देना बंद कर दिया, उसको लोन देना बंद कर दिया, तो वहाँ पर कितना जो इकोनॉमिक मतलब एम्प्लॉयमेंट कितना हो गया था? डेटा लिख नहीं देता, ऐसे ही कैसे कर बता रहे, उसे जमाई भी ले रही, जमाई राजा बनना है। चलो, now 40% of the workers lost their jobs। इतनी बात हो गई। लेकिन इसका असर और देशों पर भी पड़ता है। 30 तक की तो पढ़ ली, अब 33 में हिटलर आने वाला है, हिटलर पे ही तो चैप्टर है, मतलब और कितनी स्थिति अब बिगड़ेगी। पहले ये सारे डिटेल में जो इसने लिखवाया, 6 कितने लोग बोलो, 6 मिलियन। 6 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट कितना रेट होता है, 6 मिलियन पीपल बिकम, इतनी फैक्ट्री बंद होती हैं कि 60 लाख लोग फैक्ट्री से निकाल दिए जाते हैं। कितना स्तर पर हुआ, 6 मिलियन पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड। आगे देखो, इसके अलावा बिजनेस फेल हो जाते हैं, प्राइजेस ऑफ क्रॉप फॉल्स डाउन, प्राइजेस ऑफ क्रॉप, क्योंकि अब फसलें खरीदने वाला ही कोई नहीं बचा, फॉल डाउन। ये सारी चीजें होती हैं। मदर्स अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाती, इतनी बुरी समस्या आ जाती है। मदर्स अनेबल टू फीड देयर चिल्ड्रन। ओके, तो दिस इज द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। This has given opportunity for rise of Hitler's power। इससे क्या हुआ, हिटलर को अपनी शक्तियां बढ़ाने में मदद मिली। This has given opportunity for rise of, यही स्थिति यहाँ पर आई है 30 में। आपको मालूम है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इतनी दुर्दशा हो गई थी भारत में भी, लोग ऐसा नेता सोच रहे थे कि कोई उनको इससे बाहर निकाले। महात्मा गांधी ने उस समय सभी ने अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़ो चलाया, इतना फेमस हो गया। इसके पहले नहीं फेमस हुआ, इसके पहले उन्होंने नॉन कॉपरेशन चलाया, सत्याग्रह, वो इतना फेमस नहीं हुआ। लेकिन इस डिप्रेशन ने दुनिया को हिला कर रख दिया था, भारत को हिला कर रख दिया, और यहीं से नेशनल मूवमेंट ने रखा है। भारत में भी इसकी कहानी ये जो है इसी डिप्रेशन पर आधारित है। तो अब देखिए, अब मैं दिखा रहा हूँ, अब इसके लिए फिर से थोड़ा फ्लैशबैक चलो। इस जो हिटलर था was born in हॉलैंड, इसके नीचे कहाँ पर, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में ये वियना में पैदा हुआ था। कहाँ पैदा, वियना का, वियना में ये 6 साल के बाद गया था, 6 साल की एज में, वहाँ फिर आर्टिस्ट का काम पर। बॉर्न इन ऑस्ट्रिया। जरा मैप देखो, ऑस्ट्रिया, तुम्हारे बुक में मैप दिया है अगले पेज पे, उसमें ऑस्ट्रिया दिखाया गया क्या, चेक करो। तो सर है, ये देखो, जर्मनी में कोई बात नहीं, ऑस्ट्रिया ने दिखाई है, है एक मैप, पेज नंबर 59 पे, पेज नंबर 59 में ऑस्ट्रिया कहाँ दिखाया गया। हाँ, ऑस्ट्रिया, जर्मनी में ऑस्ट्रिया और जर्मनी के साथ कंबाइन कर दिया, कोई बात नहीं। ये देखो नाउ, ये देखो, दिस इज जर्मनी, और यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रिया और हंगरी, और यहाँ पर वियना है।
एक छोटा सा गांव यहाँ था, यहाँ हिटलर जन्मा था और फिर वियना में चला गया। ये कौन सा है? वियना। वियना यहाँ की कैपिटल है। तो हमें उतना लेना देना नहीं, लेकिन मोस्टली उसने अपनी जिंदगी किस में निकाली? वियना। तो बॉर्न इन, तो ये यहाँ पर इसका जन्म हुआ था 1889 में जन्म हुआ। इसमें ही वॉज ए पेंटर, ही वॉज अ पेंटर, और इन अर्ली एज उसने अपने फादर को खोया और 18 साल की उम्र तक उसने अपनी माँ को खोया। सो इन अर्ली एज he lost his father and up to 18 years lost his mother को भी खो दिया। बचपन में इसको स्कूल से निकालना पड़ा था क्योंकि इसने एक पेन की नोक से इसके गर्दन में मार दी, तो उसको करीब 10 साल की उम्र में ऐसा किया था। इसको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा, फिर ये चिंतित रहने लगा जैसा होने लगा। लेकिन अब इसने 1914 में ज्वाइन आर्मी। ये वास्तव में जो मैं कह रहा हूँ ना, जर्मनी में उस समय राजा का शासन था, कैसर विलियम II का, और उसी के अंडर में क्या स्टेट था? बवेरिया। तो बवेरिया में पहले कैसे एक इंडिया में बहुत सारे होते हैं ना स्टेट या राज्य, वैसे बवेरिया का ये सैनिक बना, ठीक है। लेकिन इतना नहीं बोलेंगे, बोले कि जर्मनी का सैनिक है। सो ज्वाइन आर्मी ऑफ जर्मनी, ठीक है, ज्वाइन आर्मी ऑफ जर्मनी। वास्तव में ये कैसी आर्मी थी? इंपीरियल आर्मी, क्योंकि शाही आर्मी हुई ना, राजा था उस समय, कोई वहां पर रिपब्लिक था क्या? तो कौन सी आर्मी बोलो? ज्वाइन इंपीरियल, शाही आर्मी, इंपीरियल आर्मी ऑफ जर्मनी एंड फॉट। और इतना ही नहीं, और इसने WW1 भी किया, वर्ल्ड वार 1 लड़ लिया। द डिफीट ऑफ वर्ल्ड वार 1, ठीक है, लेफ्ट ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिटलर। तो वो उस समय बहुत ज्यादा डिस्पेयर्ड हो गया, उदास। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि डिफीट ऑफ एक्सिस पावर है, जर्मनी कह दो। सो डिफीट ऑफ जर्मनी डिसअपॉइंटेड हिटलर। अच्छा अब सुनो फिर से, 1918 में इसने कौन सी ये किया बोलो? उसने अब नेशनल आर्मी ऑफ जर्मनी, यानी जर्मनी के पहले वो इंपीरियल थी, नाम बदल गया, वहीं था वो, लेकिन नाम तो बदलना पड़ेगा ना। सो इसलिए इसने क्या किया? ही ज्वाइन आर्मी ऑफ जर्मनी। नेशनल आर्मी कह सकते हैं, आर्मी तो नेशनल है, नेशनल वर्ड लगाते नहीं, बस आर्मी, किसी की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वहाँ की जो आर्मी थी उसको ज्वाइन कर लिया इसने। हिटलर ने ज्वाइन किया, और कब से कब तक? हाउएवर ही वाज टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। तो उसको क्या था? ही वाज वेरी मच ह्यूमिलिएटेड, इससे ह्यूमिलिएटेड था, वेरी मच ह्यूमिलिएटेड बाय ट्रीटी ऑफ, किसकी ट्रीटी? ऑफ वर्सेलिस। वो वर्सेलिस की ट्रीटी से बहुत वो था। इसके अलावा ही वाज हैविंग, उसके अंदर एक एनमिटी थी या नफरत थी। नफरत को क्या कहते हैं? एनवियस, और कुछ कहते हैं हेट। हेट विद द वीमर रिपब्लिक, कंजर्वेटिव भी थी। और तुमको मालूम है जो पहला चित्र बना है कि लिबरल्स भी वहाँ जाकर, कम्युनिस्ट भी आकर प्रदर्शन कर रहे थे उनके यहाँ बर्लिन में। पहला चित्र नहीं बनाया, बहुत सारे लोग, उन सब से विरोध करा करता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वो एक तरीके का नेशनलिस्ट था, वो राष्ट्र के लिए मर जाना चाहता है। उस चीज़ को क्या कहते हैं? He was
नेशनलिस्ट। वो ये नहीं चाहता था कि मेरे हाथ में, लोगों के हाथ में आजादी दी जाए, देश आगे रहे। ही वॉज नेशनलिस्ट। ही हेटेड, किससे हेट किया? उसने हेट किया जो कैथोलिक्स थे, जो कंजर्वेटिव्स थे ना। कंजर्वेटिव्स का मतलब तुम समझते हो कि वीमर रिपब्लिक, वही लोग तो थे। और जो वीमर रिपब्लिक का विरोध कर रहे थे, करके हमें आज़ादी चाहिए, जर्मनी रहे या ना रहे, हमको आज़ादी। लिबरल, जैसा आपने देखा रशिया में नहीं था बोल्शेविक्स के साथ, वैसा ही। ऑल्सो हेटेड, सेंटेंस पूरा करो निकल। किससे हेट करता था बोलो? तुम सुन ही नहीं रहे हो, तुम्हारे चेहरे से ठीक ठीक पता चल रहा, नहीं सुन रहा। वो हम पकड़ लेते हैं, अभी जस्मिता के चेहरे से देखा हमने। बोलो किनसे? हैं? वही सुन रहे हो, पता चल ही जाता है। वो ऑल्सो हेटेड, जो लिबरल्स थे उनसे करता था, और कम्युनिस्ट। लिबरल्स एंड कम्युनिस्ट, इन लोगों से घृणा करता था। 1923 में क्या हुआ? ठीक है, फिर यूएसए ने क्या किया? लोन दिया। जो रिपब्लिक चुन के आया था वो कब आया था, उसका क्या नाम था? सही, चलो अच्छी बात, ठीक बता। इतनी बात तुम्हें पता चल गई। अब देखिए 1922 में उसने छोड़ दिया, बोला नहीं नहीं हमें इसमें मजा नहीं आ रहा है, हम अब नेतागिरी करेंगे। मतलब उसने 1914 से 1918 तक ये काम किया। किसमें काम किया बताओ? 1914 से 1918 तक इंपीरियल में किया, और 18 से 22 तक कहाँ किया? तो वही करता रहा है बस काम। लेकिन 22 में उसने क्या किया बताओ? लेफ्ट गार्ड। सो इन 23 में हुआ, 1923 ही लेफ्ट द आर्मी। आर्मी से छोड़ आई पर सबको ग्रुप उसने बनाया था, वो मैं दिखा रहा हूँ। स्मॉल आर्मी में रहते हुए भी वहाँ पे बहुत काम किए जा सकते हैं। समझ आई बात की नहीं? तो चलो लिखा। ऐसा नहीं है आर्मी में था, लेकिन आर्मी में रहते हुए भी वहाँ के लोग क्या कर सकते थे कि कुछ पार्टी ज्वाइन कर सकते थे। उसने वहाँ पर किस सन में किया पहले बताओ जरा? हाँ, 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर, सेना में रहते हुए। 1919 ही ज्वाइन जर्मन, वहीं पे बाहर कहीं पार्टी रहती होगी, वो जाता होगा। जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसके बारे में तुमको जो पिछले वाले में भी, रशिया वाले में भी ये जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम आया था वीडियो में। जर्मन वर्कर्स पार्टी में ये अपने बहुत अच्छे अच्छे स्पीच देता था। ही वाज ए ओरेटर। दिखाया तुमको कैसा ओरेटर था? सो ही वाज ए पावरफुल ओरेटर। पावरफुल orator. By his relentless speeches, he made mesmerize the public. वो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता अपने व्याख्यानों के द्वारा। He oftenly mesmerize people with speeches. Relentless, धारा प्रवाह व्याख्यानों से। Relentless speeches। उसने क्या किया? इसी को नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी बना दिया। जिस पार्टी में ज्वाइन किया उसका नाम ही चेंज कर दिया, मुखिया भी बन गया। He soon became, कब बना बोलो? लीडर ऑफ दिस पार्टी। कब बना? 1923। और वहां छोड़ दिया उसने, बोला अब हम सेना छोड़ रहे हैं, यहाँ कर। He soon became leader of this party in 1923. Now
he changed its name, खुद क्या वो नेशनलिस्ट था क्या, एज नेशनलिस्ट। सोशलिस्ट होता है ना, लेकिन जर्मन में थोड़ा सा जेड ज्यादा लगता है, नामी में जेड जी है, सोजियलिस्ट लिखना, सोशलिस्ट है लेकिन लिखा जाएगा सोजियलिस्ट। तो नाजी पार्टी में होंगी, नाजी सही। तो जर्मन सोजियलिस्ट, खुली रहने दो, ठीक है। जर्मन वर्कर्स पार्टी, अच्छा वो खुद नेशनलिस्ट था और वो लोगों को वादे दिलाता था कि सबको सोशलिस्ट, सबको पैसा बांटा जाएगा। सोशलिस्ट होता क्या, समाजवादी, अमीरों का पैसा गरीबों में, क्योंकि डिस्पैरिटी चल रही थी भाई। उस समय लोग डिस्पेयर्ड थे, देख रहे थे कई लोग अमीर हैं, अमीर तो क्या थे वो भी सब, उनमें भी एक फीलिंग आ गई थी, गरीबी थी ना, हमने बताया ना, डर आ गया। लेकिन इसने लोगों को बताया हम सबको अमीर कर देंगे। तो सोशलिस्ट और नेशनलिस्ट कि सब देश के प्रेम करें और सबको अमीर करें। दिस पार्टी वाज आल्सो नोन एज नाजी पार्टी। was known as नाजी पार्टी, से नाजी पार्टी कहा गया। अब he quit आर्मी in 1923। अब उसको जब लीडर बन गया तो आर्मी में क्या रहेगा, he quit। उसने इसके बाद और 3 वार लड़े थे, मतलब वर्ल्ड वार के बाद इतने के बीच में 3 छोटे छोटे वार लड़े थे, तीनों में जीता भी रहा। तो इसने इसका नाम बहुत कद ऊंचा उठा दिया और आर्मी में भी इसने हाईएस्ट पोजीशन पाई। कारपोरल की रैंक में जो 2 फीसदी होती है ना, वहां से गया था, लेकिन इसका बहुत तेज प्रमोशन। एक बार ये युद्ध के मैदान में इतना घायल हो गया था, लेकिन इसकी विल पावर इतनी अच्छी थी कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये नहीं बचेगा, ये बच गया, विल पावर से बच गया। तो ये भी हो गया था इसके साथ, समझ आई बात कि नहीं। युद्ध में 3 युद्ध लड़े, जीता और बच भी गया। तो इसका एक युद्ध इतिहास काफी अच्छा रहा। क्विट आर्मी, ही क्विट आर्मी इन 1923। अब इसके बाद क्या हुआ बताएं कि नाजी पार्टी का इसका काम क्या था और इसको कितने कितने वोट मिले, जरा इन सब चीज़ों के बारे में देखें। तो इसके लिए थोड़ा सा वीडियो फिर और आगे चलें, तभी हमें समझ में आएगा, इतनी कहानी पहले समझ लो। इसका मतलब है कि एक 28 में इलेक्शन होता है, लेकिन 28 में तो अभी तक तो वो यूएसए हेल्प कर रहा है ना, अभी तो महामंदी नहीं आई है। 28 में तो महामंदी नहीं, हाथ कटे घटाओ तो समझ नहीं पाओगे, आधा दिमाग काम करता है। हाथ कटे मत रखो आयुष, ठीक है। तो उसके लिए लकड़ी लाया करो, वो बनी हुई आती है, ऐसे रख लो सर पे, यहाँ आती है, टेक लगा के रख लो अपना, देखो ऐसे कारपेंटर पे मिलती है। तो अब जरा देखो, जो 1928 में नाजी का फुल फॉर्म क्या है इसकी पार्टी, बोलो। 1928 में जो इलेक्शन हुए, नाजी पार्टी को कितने % वोट मिले, 2.6% वोट मिले। और फिर इसके बाद फिर इलेक्शन हुए, उसका देखें 2.6% से तो कुछ नहीं होगा ना, तो ये बहुत छोटी पार्टी थी। तो इन 1928 ये पार्टी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी हो गई, अब ये भी चुनाव लड़ेगी। सो नाजी पार्टी has got how much % vote? नाजी पार्टी गॉट, इसको छोटे में लिख लो, एन जरा इसे बस, नाजी 2.6% वोट। However, during Great Economic Depression, he mobilizes the people and claims himself as a savior or मसीहा of them। वो बताता है मैं ही तुम्हारा मसीहा हूँ, मैं बचा सकता हूँ तो बचा सकता हूँ, कोई नहीं बचा पाएगा तुमको।
और लोग इसकी बातों में आ जाते हैं। वो ये भी बताने लगता है इसकी आइडियोलॉजी सबके बिल्कुल अलग थी। उसने कहा कि जर्मन पीपल सबसे श्रेष्ठ हैं दुनिया भर में, इसलिए इनको ही अधिकार है जीने का, बाकी दुनिया के सब लोगों को मर जाना है। ये ओपनली नहीं बोला, लेकिन इसने सुपीरियर बताया कि जर्मन रेस इज सुपीरियर, so it cannot be humiliated, and World War I has humiliated, and we will do all undo the unjust। जो हमारे साथ unjust हुआ उसको मैं फिर से undo कर दूंगा, यानी उन सबको मैं नलीफाई कर दूंगा। ऐसा वो लोगों को क्लेम करता है। लोगों को इसकी बात पसंद आ जाती है, ये ओरेटर अच्छा होता है, तो इसकी वजह से फिर लोग इसको पसंद करने लग जाओ वो देते हैं। अब जरा देखो नाजी पार्टी ने कितना वोट पाया, फिर आगे कितना वोट पाएगी, ये देखो कि अगला डिटेल ये देखो, इफ यू सपोर्ट मी एंड वोट इन इलेक्शन आई विल एंड योर प्रॉब्लम्स, इस तरीके के क्लेम करता है लोगों को। अंत में दैट हिटलर बिकेम पॉपुलर, और इसके बाद क्या हुआ ये देखो ना, so he raised propaganda, उसने एक अफवाह उड़ाई that only नाजी पार्टी, जैसे केजरीवाल ने नहीं अफवाह उड़ाई थी कि वही अकेला ईमानदार है, इस टाइप के लोग आ गए उसके चक्कर में। ओनली नाजी पार्टी कैन सेव देम and Hitler is only a savior, और मसीहा and Hitler is only their savior। savior का मतलब होता है कि बचाने वाला, मसीहा ऐसा बताया। और ठीक है, I will undo the provisions of Treaty of Versailles, every citizen मतलब सारे को, I will bring back the dignity of Germany, he claimed that he will bring the dignity of Germany, वो लोगों के सम्मान को वापस ले आएगा, dignity of Germany and undo का क्या मतलब है कि नलीफाई कर देगा, द इनजस्टिस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, कि हम अब कोई बार रिपेरेशन नहीं देंगे, सब फालतू की चीजें, ऐसे बोल दिया, और मिलिट्री बढ़ाएंगे। वही उल्टा उल्टा काम किया, जो उसके ऊपर ट्रीटी बंद लगाए थे ना, वो सारे बैन तोड़ डाले, बोला रोक सको तो रोक लो। जैसे आप ये समझो कि वो इतना कंगाल हो गया था, जर्मनी बहुत अच्छा नाम था, जो जर्मनी एक समय प्रूशिया कहलाता था, क्या प्रूशिया का किंग सबसे अच्छा था, इतना ताकतवर था, तभी तो ये जीत रहा था, और सब लोगों ने मिलकर इसको कंगाल बना डाला। अगर राजा सड़क पर उतर जाए भीख मांगने लगे, तो जिसने कंगाल बनाया क्या वही उस पर दया नहीं आ जाएगी कि देखो हमारा ही राजा सड़क पे भीख मांग रहा है। अब ये इंग्लैंड और यूएसए ये सब उसकी हालत देख देख के रो रहे थे, देखो कितना अच्छा जर्मनी था, हम लोगों ने कितना खराब किया। समझ आई बात की नहीं? और वही राजा नंगेपन पे उतरा, हमको कंगाल बना दिया, नहीं को कोई कुछ नहीं बोलेगा, राजा ही कर लेंगे तो थोड़ा बहुत, वही उसका फायदा होगा। उसने कहा मैं कोई ट्रीटी नहीं मानूंगा, अरे ना मानने दो, हम ही लोगों ने इसको खराब कर दिया है। तो अब ये क्या किया इसने, एक एक करके यहाँ जीता वहाँ जीता यहाँ, और ये इंग्लैंड चुप बैठा रहा, और उसने अपने न्यूज़पेपर में निकालने लगा दैट हिटलर इज डूइंग अनडूइंग द इनजस्टिस, वो अच्छा ही कर रहा है, हम लोगों ने उसे बेकार में इतना हो किया। तो सबके समर्थन की वजह से शेर बन गया फिर से। जिन लोगों ने इसको कर्व किया था ना, वो इस पे दया दिखाने लगे। उसका एक उदाहरण तुमने यूएसए का देख लिया, यूएसए ने इसकी मदद की। ऐसा तुमने इतना कठिन उसके ऊपर युद्ध संधि क्यों थोपा कि वो कर ही ना सके? तभी तो उसके यहाँ हाइपर इन्फ्लेशन, उस समय हाइपर इन्फ्लेशन किसी ने पहली बार देखा था। आज तो वेनेजुएला में लोग देख रहे हैं, चले जाओ वही चीज़ अभी दिख जाएगी। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा। तो अब आपने देखा ऐसा इसने सब बताया,
तो अगला जब चुनाव हुआ 33 में, ये डेटा दिया बुक में तो देखो 33% वोट है, बिल्कुल एग्जैक्ट देखना चाहते हैं तो 33 में चुनाव हुआ ना 30। अब जरा देखो 1932, तो इन 1932 यहाँ मेंशन कर देना जरूरी है कि आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन, आफ्टर ग्रेट 4 साल बाद ही चुनाव हो गए, डिप्रेशन, व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड, व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड, नाजी पार्टी बिकेम लार्जेस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी with 37% वोट। और जो वहां के प्रेसिडेंट ने उन्होंने इनको बोला कि ठीक है अब तुम यहाँ सरकार बनाओ। 625 सीटें थी, उनमें इसने कुछ 200 समथिंग इसने पाई, 33%। सो प्रेसिडेंट इनवाइटेड हिटलर, क्योंकि नाजी पार्टी का मुखिया कौन था? सो प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी हिंडनबर्ग, हाँ अभी मुझे नाम याद नहीं आता, प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी हिंडनबर्ग, invited him to make government। चांसलर वहाँ की बहुत बड़ी पोस्ट है, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है ना, तो वहाँ पर चांसलर होता है, लेकिन वहाँ और भी पार्टियाँ थी। भाई आप ये समझो कि 600 लोगों की पार्टी है, तो इसकी चलती तो थी, लेकिन 600 में इसके पास 235 की सीट्स थी ना, बाकी दूसरी पार्टीज थी। तो इसने क्या किया, वहाँ की पार्लियामेंट राइज स्ट्राइक में ही आग लगवा दी, ठीक रहा। और उसने बोला ये जो आग लगाई है ये विपक्षी पार्टियों ने लगवाई है, ऐसा है वैसा, ऐसा प्रोपेगेंडा किया और सब विपक्षी पार्टियों को बैन करवा। इसको बोला गया, इसको चांसलर भी बना दिया था वहाँ के प्रेसिडेंट ने कि तुम यहाँ के चांसलर हो, यानी मेन तुम ही हो। फिर भी अब उसको कंसेंसस के लिए आधे, कभी भी आधे मत तो चाहिए होंगे ना, हमेशा इसको स्ट्रगल करना पड़ता था, कई लोगों को मनवाना पड़ता था, लोग कभी मत में इसके देते थे, लेकिन ये एक तानाशाह था, डिक्टेटर था। तो ये इसने ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि दैट इज सस्पिशियस फायर, उसने वहाँ पार्लियामेंट में लगवा दी और इमरजेंसी लागू कर दी। बोला मैं चांसलर हूँ, मैं इमरजेंसी लागू करता हूँ, एंड दैट इज अंडर इमरजेंसी ऑल पावर्स आर विद मी ओनली, ऑल पार्टीज आर बैंड। नाउ कंजर्वेटिव्स आर बैंड, सोशलिस्ट ये बैन, वो बैन, कम्युनिस्ट यू आर बैंड, ऐसे तो बता दिया, सबको बैन कर दिया इसने। एंड आप सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली, ये काम। तो इतने तक जरा पढ़ो तो आगे की बात नहीं आ गई। नाउ हिटलर वाज मेड चांसलर ऑफ जर्मनी। पहले तो मुख्य पार्टी का लीडर था, तो उसने अपनी गवर्नमेंट बनाई और अब वो क्या बन गया वहाँ का? चांसलर। तो हिटलर became chancellor of Germany। अब ये सीधा नहीं लिखा जा सकता क्योंकि उसकी कोई जांच नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ये आग हिटलर की लगाई थी, सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स तक जलवा दिए वहाँ। तो इस तरीके से ऑन ये महत्वपूर्ण तिथि है, जब दूसरे वीडियो देखोगे तो उसमें इस डेट पर बहुत ज़्यादा डिटेल है, जो आगे 27 फरवरी उतना नहीं लिखने की जरूरत है। 1933, ये समझो 1922 के दिसंबर में ये बना है, 3-4 महीने आते ही आग लग गई, 3 महीने में। दिसंबर है ये महीना कौन सा है? ये दिसंबर में बना है, देख लीजिएगा आपके बुक में लिखा भी होगा। और ये फरवरी में आग लगवा दी, ये चांसलर बना है। और ये इसकी पार्टी कब जीती है? पार्टी का तो 32 बता रहे ना, उसने बताओ है ना। तो 1932 में दिसंबर में हुआ है, जनवरी में चांसलर बना, फरवरी में आ गया। तो चांसलर यानी हम ये कह सकते हैं जनवरी में तो आपकी बुक में लिखा है ना 33 में, और फरवरी में इसने क्या किया चेक करो,
तो दैट इज ये जर्मन पार्लियामेंट अभी 1990 में नई पार्लियामेंट बनी है जर्मनी, राइखस्टैग की बात बदली थी, दैट इज राइखस्टैग कॉट फायर। तो ये बड़ी फायर थी, पूरी आग लगी अच्छी तरीके से, प्लांट फायर थी, छोटी मोटी नहीं थी। तो इसके बाद क्या हुआ, इसने अपने हाथ में इनेबलिंग एक्ट ले लिया। जरा चेक करो कि इसने क्या किया। 3 मार्च उसने बोला सारी शक्तियां मेरे हाथ में, जैसे परवेज मुशर्रफ ने नहीं लिया था पाकिस्तान में, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया, बोला मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही संविधान हूँ। जनरल कॉप सर्च किया था सर, उसको इनेबलिंग एक्ट कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने हाथ में पावर ले लेता है तो क्या कहते हैं, पहले वो वहाँ का मिलिट्री हेड था, फिर प्रेसिडेंट बना और फिर प्राइम मिनिस्टर भी बना, सब कुछ बन गया। प्रेसिडेंट होते हुए उसने पूरा चला, वो जितने समय तक रहा उस समय तक इमरजेंसी ही लागू रही, वही चलाता रहा। तो 3 मार्च 1933 में उसने क्या किया बताइए, ही यही सब लिख लें। तो उसने वैसे तो 28 फरवरी है, तो ही उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। ही पास्ड इनेबलिंग एक्ट, पास्ड इनेबलिंग एक्ट। इस एक्ट से क्या हुआ बताइए। सो बाय दिस एक्ट नाउ डिक्टेटरशिप वाज एस्टेब्लिश्ड इन जर्मनी। अभी तक वो रिपब्लिक था, अभी तुमको शुरू में लिखा था वाइमर रिपब्लिक 33 तक था, तुम रिकनसाइल करो देखो 33 आ गया, 33 के बाद अभी आ गया, शुरू में नहीं लिखा था 1919 से 33। सो बाय दिस एक्ट क्या हुआ, जर्मनी केम अंडर डिक्टेटरशिप रूल। जब कोई एक व्यक्ति संविधान को छोड़कर अपने को ही सर्वोपरि मान ले उसे कहते हैं डिक्टेटर, तानाशाह। जैसे किम जोन उन, वैसे ही अंडर डिक्टेटरशिप रूल। ठीक है, देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन, वाज नो सिविक राइट, कोई सिविक राइट नहीं बचा या फंडामेंटल राइट, नागरिक अधिकार जिसे कह सकते हैं। सिविल तो सिविक एक ही बात है, हाँ एक ही चीज, दोनों में से कोई अंतर नहीं, दोनों खूब इस्तेमाल किए जाते हैं, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। सिविक है, सिविक्स सिविक राइट वो सब एक ही चीज है। ठीक है, तो नागरिक अधिकार, कोई अब नागरिक अधिकार किसी के पास नहीं बचते हैं, फंडामेंटल राइट कुछ नहीं बचते सब। जैसा हिटलर कहेगा, जिसको सेना में जाने को कहेगा, जब तक कहेगा, जो करने को कहेगा, हर नागरिक को वही करना पड़ेगा। अब जरा देखिए, नाउ ही कंप्लीटली डिसमेंटल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। उसने खंड खंड कर दिया पूरी तरीके से। जो वहाँ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था ना, अब वहाँ इलेक्शन नहीं होते थे, अब बस जो हिटलर कहता था वही होता था। ऐसा उसने 45 तक चलाया, 33 से कितने साल, 12 साल तक दुनिया में तहलका मचा के रख दिया। गांधी जी ने 2 चिट्ठी लिखी, भाई हिटलर ऐसा क्यों करते हो, इतने तुमने 30 लाख ज्यूज मार दिए, 5 लाख जिप्सीज मार दिए, और सब कहाँ के कितने कितने मार डाले। ठीक है, तो लेकिन इसके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ ना। ही कंप्लीटली डिसमेंटल्ड सारे जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था उसको ही खत्म कर दिया। स्ट्रक्चर इसने खत्म कर दिया। नेक्स्ट देखिए, ऑल पार्टीज, जो पार्टीज थी वो सब बैन कर दी गई। पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड, उसने बैन कर दी। इसके अलावा उसने जर्मन स्टेट पुलिस अपनी रखी है, खुफिया सेना, उसको गस्टैपो कहा। जरा चेक करो, कहीं लिखा होगा तुम्हारी बुक में, 2-3 तरह की पुलिस है, एक SC ST ऐसा ये लिखा है। तो उसने क्या किया, सीक्रेट स्टेट पुलिस बनाई। ही फॉर्म
देखो सीक्रेट है लेकिन मैं सीक्रेट लिखूंगा तो उससे गस्टैपो बन जाएगा, तो दैट इज सीक्रेट स्टेट पुलिस। तो जर्मन में थोड़ा ऐसे चलता है, जर्मन लोग कुछ लिखते हैं तो कुछ लोग जर्मन लिखते हैं, तो कई बार जाओगे ना मीनू देखोगे जर्मन का, वो सब जेड बहुत होते हैं, जेड और जी बहुत यूज करते हैं। इन्होंने अपने कंट्री का नाम ही जेड रख दिया, तो इससे क्या नाम पड़ा बताओ? गस्टैपो। सीक्रेट स्टेट पुलिस बना दी उसकी। और उसका क्या नाम था? और उसने ढूंढ के जो अपनी विरोधी पार्टी थी पकड़ के मरवा दिया। इसी से उसने जूस को पकड़वाया। कहाँ जूस है बताओ, 1 लाख रुपए देंगे, जूस कहाँ है? जूस को पकड़ा, मार डाला, ढूंढ के मारा। जहां इसने पूरे 70% यूरोप में जहां घुसा, जूस को सबसे पहले मारा। और उसके बगल में पोलैंड था, यहीं इसके बगल में पोलैंड को इसने अपनी जो है कार्यशाला बना ली, वहीं ला के मारता था। पोलैंड में उसने बहुत सारे करंट वाले तार, गैस चैम्बर सब बना रखे थे, सब ज्यूस को पोलैंड लाता था, सारी गाड़ियां ट्रेन सब पोलैंड आती थी, वहीं ज्यूस को रखा जाता था, वहीं उनको मारा। अब तुम्हें अभी ज्यूस का बताएंगे क्या, लेकिन मैं अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। ज्यूस से क्यों नफरत की, वो सब तो बात की बात है ना। अभी तो ये तुम समझो पहले पॉलिटिकल पार्टी अपनी सत्ता कैसे हाथ में ले रहा। सो नाउ ही हैज फॉर्म्ड जर्मन स्टेट पुलिस, गस्टैपो बना लिया, सीक्रेट सर्विस थी। दैट इज इट वाज सीक्रेट पुलिस। अब इसके आगे इसने क्या किया, और बहुत सारी प्रोटेक्शन स्क्वाड्स और भी बहुत सारी चीजें उसने बना ली। तो आगे का देखें जरा। नाउ अदर ट्रेड यूनियंस वर बैंड, और कोई अब हड़ताल नहीं कर सकता था। ट्रेड यूनियंस वर बैंड, हाँ बोलो ऊपर कर दें। Now, only Nazi party and its affiliates were allowed to ये जो भी है पॉलिटिक्स में कंडक्ट पॉलिटिक्स। उसके एफिलिएट समझते हो, जैसे एनडीए के कुछ हैं तो उनके साथ वाले हैं जेडीयू जो उनके सहयोगी दल। तो ओनली नाजी पार्टी, लिख सको तो लिख देना है एफिलिएट्स, नहीं तो फिर लिखना ओनली नाजी पार्टी। याद रहे तो एफिलिएट होता है। जैसे आप लोग नहीं कहते हो कि ये जो है एनसीईआरटी से एफिलिएटेड एक ये जो विद्यालय है, उसी से वही सब चीज़ चलाता है। एफिलिएशन का मतलब समझते हो ना। ओनली नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स were allowed to do politics. ये चीज़ now right, एफिलिएट का मतलब उसके सहयोगी दल। Write a timeline of rise of Hitler. Date wise in one page. एक लाइन लिखना है, टाइम लाइन जरूर लिखनी है क्लियर। 1914 से टाइम लाइन लिखते जाओ और एक लाइन हर एक पे लिखनी है, बस घटनाक्रम बताना है। डेट वाइज 1914 से शुरू करो, 1918, फिर 1918 में क्या हुआ? सर 1889 से करेंगे ना, उसका बर्थ 1889 से। सर हिटलर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो जर्मनी में हुआ उससे हमें लेना है। अल्टीमेटली हमें क्या चीज़ देखनी है? जर्मनी के घटनाक्रम में हिटलर आता है ना, जर्मनी की वजह से हिटलर है, हिटलर की वजह से थोड़ी जर्मनी है।